नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम मामले में बीजेपी को लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आप जानते हैं कि कल यानी बुधवार को जब सुनवाई हुई थी तो अदालत ने अंतरिम आदेश पर केंद्र सरकार की अपील पर रोक लगाई थी और आज फिर सुनवाई की बात कही थी। आज दिन में 2 बजे फिर सुनवाई शुरू हुई। केंद्र को उम्मीद रही होगी कि आज उसके पक्ष में माहौल बनेगा, लेकिन आज तो बीजेपी को और बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि अदालत ने इस संशोधन विधेयक के कुछ हिस्सों पर सरकार को आगे बढ़ने से तब तक के लिए रोक दिया है जब तक कि अदालत का अगला आदेश न आ जाए। सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ और इस पर कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर बात भी हम करेंगे। लेकिन इधर आज बीजेपी को एक और झटका लगा है बिहार में, जहां महागठबंधन के दलों ने 3 घंटे तक मैराथन बैठक की और एक मजबूत रणनीति तैयार कर ली है। इन 2 झटकों के अलावा बीजेपी को एक तीसरा धक्का और लगा है, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर कहा जा सकता है, वैश्विक स्तर का धक्का है और इसमें नरेंद्र मोदी को निजी तौर पर ज्यादा नुकसान हुआ है। दरअसल टाइम मैगजीन हर साल आप जानते हैं कि 100 प्रभावशाली लोगों को जो सूची जारी करती है, उसमें पड़ोसी बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का नाम तो है, लेकिन विश्व गुरु का टाइटल लेने की चाह रखे हुए नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। मोदी पहले 5 बार यानी 2014, 2015, 2017, 2020, 2021 इतनी बार 14, 15, 17, 20 और 21 5 बार इस लिस्ट में, टाइम मैगजीन की लिस्ट में वो शामिल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बार गैर हाजिर हैं। 21 के बाद लगातार वो गैर हाजिर हैं। और ज्यादा जरूरी बात यह है कि मोदी ही नहीं बल्कि किसी भी भारतीय नागरिक को इस लायक नहीं समझा गया है कि उन्हें 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शुमार किया जाए। सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार में देश आगे बढ़ रहा है या दुनिया में हमारे सम्मान में कमी आ रही है। खैर, ये जरा सोचिएगा। इधर इस सवाल पर सोचें तो उससे पहला कारण उसका जो है यही दिखता है कि अपने कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी देश के संविधान और लोकतंत्र को चोट पहुंचा रहे हैं। इसीलिए अब हमें दुनिया में सम्मान से नहीं देखा जा रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम इसका सबसे ताजा उदाहरण है दोस्तों। जहां देश की कई महत्वपूर्ण वक्फ संपत्तियों पर बीजेपी की नजरें थी, फिलहाल अदालत के कारण वो बची हुई हैं। आज अदालत ने सुनवाई में इस मामले में कई अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद यानी कि बोर्ड या काउंसिल में कोई भी नई नियुक्ति न करने का आदेश भी दिया है और इसके साथ साथ वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डी नोटिफाई न करने का आदेश भी आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यानी जो जैसा है वैसा ही रहेगा। वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की तरफ से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन दिया कि अधिनियम की धारा 9 और 14 यानी सेक्शन 9 और 14 के तहत 9 और 14 के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। यह लिखित तौर पर दिया गया, बयान रिकॉर्ड किया गया, ऑन रिकॉर्ड, ये केंद्र सरकार की तरफ से। इन धाराओं में, इन सेक्शंस में गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान है। केंद्र को याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है और याचिकाकर्ताओं को केंद्र के जवाब की समीक्षा के लिए 5 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद अंतरिम फैसला आएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इस बारे में अभिषेक मनु सिंघवी, जो इसी मसले पे एडवोकेट के रूप में मौजूद भी थे कोर्ट नंबर 1 में, जहां सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी संजीव खन्ना और उनके 2 साथी जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन, ये तीनों मिलकर इस पर सुनवाई कर रहे थे, इन तीनों की बेंच। और यहां अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे, उन्होंने भी हस्तक्षेप किया। लेकिन उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी आए अपने मुख्यालय कांग्रेस कार्यालय। आप जानते हैं कि कांग्रेस के ये प्रवक्ता भी हैं और 4 बार के सांसद, राज्यसभा से वकील तो हैं ही। इन्होंने क्या कुछ कहा, क्या बातें कही हैं, जरा ये सुन लीजिए। एक तीसरे मुद्दे पे आज और आंतरिक आदेश हुआ है जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं आसानी से। मैं आपको सरल रूप से बता दूं, वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है। वक्फ बाय यूजर जो एक फ्रेज है,
लगभग 150 साल से हमारे कानून में चल रहा है। ये मामला प्रिवी काउंसिल तक गया। 2 निर्णय अभी हाल में हुए 10 वर्ष के अंदर, एक अयोध्या, उससे पहले एक एम सिद्दीकी। उसमें पुराने 100 वर्ष के सब निर्णय कोटेड हैं, जिनको रुचि है वो उसको खोल के पढ़ लें। और इन सब में ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर सिंपली यही है कि आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, अपने बोलने द्वारा, अपने दर्शाने द्वारा एक वक्फ बना सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वो लिखित रूप से उसको प्रमाणित करे, एक रजिस्टर्ड डीड बनाए, एक डॉक्यूमेंट उपजाए। और ये हक मुसलमान का वक्फ के विषय में सैकड़ों साल पुराना है। अब इस संदर्भ में इसमें एक प्रावधान था हमेशा 100 साल से, 1913, 1923, 1995, 2013 में 3R एक प्रोविजन, 3R, जिसमें वक्फ बाय यूजर को देखा गया था, संज्ञान लिया गया था, उसको माना गया था, उसके अस्तित्व को, जो कि 100 साल पुराना केस लॉ में है। एक पेन की स्याही के एक टिक से वो पूरा 3R को डिलीट कर दिया। इसमें डिलीट का मतलब है कि वक्फ बाय यूजर का आज कानूनी कोई अस्तित्व नहीं, अगर आप कानून को पढ़े जैसा है आज। तो उच्चतम न्यायालय ने, और उसका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कहा है कि अभी तक आंतरिक रूप में जो भी वक्फ हैं, जो डिक्लेयर्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, इंक्लूडिंग एक अदर कैटेगरी यानी वक्फ बाय यूजर, वो सब में यथास्थिति यानी आज की स्थिति कानून के पहले रहेगी। इसका अंतिम निर्णय तो उच्चतम न्यायालय करेगी, लेकिन यथास्थिति कानून के लागू होने के पहले वैसी ही रहेगी। ये एक तीसरा आंतरिक आदेश है। और बिंदु हैं जिनको अभी तक निर्णित नहीं किया उच्चतम न्यायालय ने। तो सुन रहे थे आप, यहाँ पर कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि वहाँ क्या कुछ हुआ है, क्या आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसी को यहाँ बताते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहीं इन्हीं के साथ राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी भी मौजूद थे। इमरान प्रताप गढ़ी ने भी याचिकाएं दायर की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। इमरान प्रताप गढ़ी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कहते हुए नजर आए हैं, उनकी बात भी हम जरा सुनाते हैं, सुनिए जरा। मैं एक याचिकाकर्ता भी रहा हूं इस मामले में। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है, उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे, उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था। यह संविधान की जीत है और हम बतौर कांग्रेस पार्टी, मैं बतौर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष के और एक सांसद के बतौर मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने, बचाने और संवारने की पूरी जिम्मेदारी हमेशा उठाई है और उसे हमेशा उठाएगी। तो आज के इस फैसले पर मैं बहुत आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का और इस फैसले का स्वागत करता हूं खुले मन से। और अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद कि बहुत जोरदार तरीके से आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें रखी, जिसको बहुत सारे बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय सहमत रहे। तो आप सारे मीडिया के साथियों का आभार भी प्रकट करते हैं। ये मसला किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो एक एक करके संविधान को कुचलने की हर सरकारी कोशिश के खिलाफ इस देश के हर नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा।
तो हर नागरिक को खड़ा होना होगा और कब किसका नंबर आ जाए पता नहीं, ये यहाँ कह रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। अब 5 मई को लंच के बाद 2 बजे इस मसले पर सुनवाई होगी और सुनवाई में क्या फैसला होता है इसका इंतजार रहेगा। और तब तक शायद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को भी समझ आ जाए कि आखिर बीजेपी का साथ देकर वो कैसे अपना नुकसान करवा रहे हैं, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। आने वाले चुनाव में, बिहार चुनाव में तो वक्फ कानून बड़ा मुद्दा बनेगा, ये तय है। आज महागठबंधन ने, यानी जो विपक्षी दलों का गठबंधन है बिहार में, उसने चुनावों को लेकर एक बड़ी बैठक की, जिसमें कांग्रेस, राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल यानी माले और वीआईपी पार्टी ने हिस्सा लिया। आरजेडी ऑफिस में, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, आरजेडी के दफ्तर में महागठबंधन की बैठक दोपहर 2:15 बजे शुरू हुई, जो 3 घंटे तक चली। बैठक की शुरुआत में वाम दल, जिसमें सीपीआई और सीपीएम और सीपीआई-एमएल के नेताओं ने अपनी बात रखी। इसके बाद बाकी दलों के नेताओं ने अपना पक्ष रखा और कृष्णा लवरू थे कांग्रेस की तरफ से, जो प्रभारी भी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार राज्य के, वो थे। और सबसे अंत में तेजस्वी यादव अपनी बात रखे। तेजस्वी यादव बोले सबसे लास्ट में, यानी तेजस्वी का अघोषित नेतृत्व अब तय दिख रहा है। महागठबंधन ने चुनावों के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी दलों के नेता रहेंगे। तेजस्वी यादव इस कमेटी का नेतृत्व करेंगे। तेजस्वी ने मीटिंग के बाद कहा है कि महागठबंधन की बैठक में सभी घटक दलों के नेताओं ने बिहार के मुद्दों पर बात की। इसमें महिला, युवा, बुजुर्गों, पलायन, फिर गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बिहार में कानून व्यवस्था खराब है, पुलिस की पिटाई हो रही है, महिलाओं से बर्बरता हो रही है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि अब बिहार को अगर आगे आना है, देश में अन्य सभी राज्यों की तुलना में समानता पाना है, तो बिहार में 20 सालों से रेंग रही भाजपा और नीतीश की खटारा सरकार को कूड़ेदान में फेंकना ही होगा। आइए जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और यही बातें वो कह रहे थे। जरा सुनिए तेजस्वी यादव को। मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताएं बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहां से आ रहे। यानी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध, असल में डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। मुद्दे पे ये लोग कोई नहीं बात करते हैं। बिहार को इन्होंने क्या दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज तक आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को आपने केवल ठगने का काम किया। लोगों ने विश्वास किया आप पे, वोट किया, प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा सांसद भेज के दिए, इतने दर्जन भर मंत्री बना कर रखे बिहार में। क्या किया बिहार के लिए? एक काम बता दे, एक उपलब्धि बता दे इनके मंत्री, या इनके 20 साल की जो डबल इंजन की सरकार, जिसका नेतृत्व मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं, एक काम बताए जिसमें बिहार, सकारात्मक काम बताए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। 20 साल में ऐसा कोई काम किया हो तो? हर चीज में पीछे, प्रति व्यक्ति आय में सबसे बिहार पीछे, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे, किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। तो कोई काम इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया। हम तो पूछते हैं कि बिहार को आपने क्या क्या दिया 11 साल में और गुजरात को क्या दिया, जरा इसका आप हिसाब किताब दे दीजिए।
तो सुन रहे थे आप बिहार गुजरात तुलना, और फिर बिहार में चूंकि चुनाव और आज जो बैठक हुई महागठबंधन की 3 घंटे मैराथन बैठक, इसके बाद एक कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन, और उस कमेटी को चेयर करेंगे तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव जिस ढंग से यहां लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो साफ नजर आ रहा है कि महागठबंधन ने अपना नेता चुन लिया है तेजस्वी यादव को। कृष्णा अल्लावरू एक साइड दिख रहे थे आपको, और मुकेश सहनी दूसरी साइड दिख रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अपनी बात रख रहे थे तेजस्वी यादव। तो साफ समझ में आ रहा है कि परिस्थितियां बिहार की बहुत बदल गई हैं, लेकिन वक्फ बिल पर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुनाया है, उसके बाद क्या और भी परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब नीतीश बाबू और उधर चंद्रबाबू नायडू ये क्या सोच रहे होंगे, क्या करेंगे, देश की सियासत अब यहां से किस दिशा में जाने वाली है, इन सब पे